तो बात कर लेते हैं अपन टाइप कौन सी, फोर्थ वाले, जो लास्ट वाला टाइप है हमारा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। मतलब इसमें यूजर से रिटर्न भी लेना है और आर्ग्यूमेंट भी देना है अपने को फंक्शन को, ठीक है। दोनों ही चीज़ अगर सिंपल सी अगर बात करें अपन प्रोग्राम की, जैसे अगर मुझे दो नंबर्स क्या करना है, ऐड करना है, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो अपन एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफ कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन का नाम दिया ऐड, और उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट देंगे अपन, दो आर्ग्यूमेंट देंगे। अब आर्ग्यूमेंट यूजर भेजेगा तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर उस एडिशन को रिटर्न करेंगे, एडिशन को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद यूजर से आर्ग्यूमेंट लेना है अपने को, तो अपन a इक्वल्स टू इंट के अंदर इनपुट मांग रहे, यूजर को बोला गया एंटर फर्स्ट नंबर, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद अपन ने दूसरा नंबर लिया यूजर से, तो b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इसके बाद फिर अपन मांगेंगे सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। दोनों नंबर आ जाएंगे। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करेंगे तो आउटपुट भी स्टोर करना हो, जैसे जो रिटर्न आएगा तो रिटर्न को अपन किसके अंदर ले लेंगे, जैसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू कॉल किया अपन ने फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट कौन कौन पास किया अपन ने, ए और बी। अब ये कॉल होगा, जाएगा कहाँ अपनी डेफिनेशन में, ए और बी की वैल्यू जो यूजर ने एंटर करी थी वो इस फंक्शन को देगा, फिर इसके बाद ए और बी का एडिशन करेगा और उसको जो भी आउटपुट होगा रिटर्न करेगा। तो रिटर्न की वैल्यू मिलेगी किसको, इस रिजल्ट को, बस। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट क्या है, एक मैसेज देते हैं कि हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो भी होगी वो रिजल्ट से अपने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ इतना। ए और बी दोनों अलग अलग है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला। हाँ, ये वाले ए और बी और ये वाली भी दोनों अलग अलग है। अगर हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अपन एक्स और वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक्स और वाई। क्लियर हुआ। तो ये ए और बी में वैल्यू गई, वो ए और बी की वैल्यू जो है वो इस एक्स और वाई को दी जाएगी, फिर एक्स और वाई ऑपरेट होंगे, फिर जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न करेगा किसको, इस रिजल्ट को, और फिर अब रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। देखिए तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर दो नंबर में एंटर करता हूँ, तो देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 87। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस उधर से रिटर्न भेजना, आर्ग्यूमेंट भी इधर से भेजना है और उसको प्रिंट करना है। लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको, जैसे अगर बोला कि मैंने ये चेक करना है कोई दिया गया नंबर इवन या फिर क्या है ऑड है, मतलब क्रिएट करना है एक फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, है ना, अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, और किसका यूज करके, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट का, है ना। अब एक बात बताइए, सभी को पता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले तो अपन डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। फंक्शन का मैंने क्या रख दिया, इवन ऑड। अब यूजर एक नंबर भेजेगा, एक आर्ग्यूमेंट भेजेगा, तो हमने मान लिया कि क्या भेजेगा वो एक्स, एक्स के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर उसको चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं 2 से और वो 0 के अगर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट नहीं करवाएंगे, एक्चुअली हमको जो भी आउटपुट है वो रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर रिटर्न एक बुलियन एक्सप्रेशन देते हैं ट्रू, या फिर हम चाहें तो 1 और 0 इस तरीके से भी दे सकते हैं। मैंने क्या रिटर्न कर दिया, 1 का मतलब वैसे भी क्या होता है, ट्रू होता है ना, और एल्स नहीं तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा क्या, 0। ये भी हम कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स की जगह 1 और 0 को भी रिटर्न करवा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यूज़र से पहले वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, तो हमको एक नंबर लेना पड़ेगा, और यूज़र को बोला एंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर मांगा, फिर अपन ने कॉल किया कौन से वाले फंक्शन को, इस इवन ऑड को। नंबर आ गया ना यूज़र के पास, अब नंबर आ गया तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या, इवन ऑड, पर आउटपुट को स्टोर कहाँ करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, एक आरईएस नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसके अंदर इसके साथ अपन कॉल कर रहे हैं किसको, किस फंक्शन को, इवन ऑड को कॉल किया, और आर्ग्यूमेंट क्या पास किया अपन ने, एन। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से जाएगा अपनी डेफिनेशन में, एन की वैल्यू किसको देगा, एक्स को दे देगा, फिर एक्स चेक होगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो 0। अब जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो इस रिजल्ट में जाएगी आरईएस के अंदर, और उस आरईएस को चेक किया जाएगा कि आरईएस की वैल्यू अगर 1 की इक्वल हो तो वो क्या प्रिंट करवा दे, नंबर इज इवन, और नहीं तो एल्स नहीं तो क्या रिटर्न करिए, मैसेज दे अपने को नंबर इज ऑड। क्लियर हो गया इतना, आगे समझ में सभी को। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कोई भी नंबर एंटर किया 4, तो क्या आ रहा है, इवन, ऑड के केस में चल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना।
तो ऐसे हम यहाँ पर वही सेम काम जो हम पिछले 3 टाइप से कर रहे थे वो यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें रिटर्न में क्या हो जाता है, डेफिनेशन के अंदर काम कम हो जाता है। अगर हम रिटर्न भेज रहे हैं केवल, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट रिटर्न दोनों ही नहीं भेज रहे हैं, तो डेफिनेशन में क्या है, केवल जो प्रोसेस वाला काम है वो बचेगा। अब आर्ग्यूमेंट भी यहीं पर लेंगे और अगर ऑपरेशन भी यहीं पे करेंगे, प्रिंट भी यहीं पे करेंगे, तो बहुत बड़ी हो जाती है फिर डेफिनेशन, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि फंक्शन को कॉल करें, हर बार यूज़र अलग नंबर भेजेगा, तो फिर आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पर लेना है। क्लियर हुआ ना? फ्लो है वो नीचे से ऊपर भेजता है, इसलिए अपने इनपुट नीचे दिया है। हाँ, ये आप चाहें तो ये वाला इनपुट यहाँ भी ले सकते हैं इसके पहले, बस कॉल आपको नीचे से कराना है हमेशा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये वाला टाइप हो गया। चलिए, अब ये तो बात ही फंक्शन की। अब फंक्शन के अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। किसको पढ़ेंगे? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बाय द कंसेप्ट ऑफ default argument we can give a default value to the function if we don't supply any argument, so it takes default value, otherwise passed वैल्यू। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ये सब इतना सारा देखिए ऐसा है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट भी बोलता है कि बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन। हमारे फंक्शन को हम क्या दे सकते हैं, पहले से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। कैसे हम समझते हैं। अपन एक फंक्शन बनाया अपन ने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक XYZ नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं 3 आर्ग्यूमेंट क्या करूँगा, पास करूँगा। ठीक है, चलिए, और फिर मुझे उसकी वैल्यू केवल प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, ए की वैल्यू प्रिंट करना है, तो ए इज इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से। पर ऐसे में टाइम लगता है, तो अपन एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते, बताया था मैंने, है ना। तो एफ लिख के सीधे ए इज इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए वेरिएबल से। फिर इसके बाद हल्का सा स्पेस दिया, कॉमा लगा देते अपन बीच में, ठीक है, कॉमा। फिर इसके बाद बी इज इक्वल्स टू और फिर इसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी, बी वेरिएबल से। फिर कॉमा लगाया, फिर इसके बाद सी इज इक्वल्स टू और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, सी से। ठीक है, ये काम हो गया अपना। यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज भी कर देना अपने को इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, जैसे अपन फंक्शन को कॉल करेंगे तो कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी अपने को, 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ 3 पैरामीटर लिए ना अपन ने, 1 2 और 3, तो 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे अपने को। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, XYZ, और पहली वैल्यू मैंने पास कर दी 10, दूसरी 23 और तीसरी 54। अब ये कॉल हुआ तो यहाँ जाएगा, ए की वैल्यू इसको कितनी मिलेगी 10, बी की 23 और सी की 54। रन करेंगे तो तीनों को मेरा आउटपुट दिख जाएगा, दिख रहा है। लेकिन हुआ क्या, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर सपोज दैट मैं 2 ही वैल्यू पास करता हूँ, कितनी, तो बताइए अब आउटपुट क्या आएगा, या एरर आएगी, क्या लगता है। 43 और बी और सी की वैल्यू सेम आ जाएगी, एरर देगा अपने को, है ना। ये वाली वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी, बट इसमें एरर आएगी क्योंकि एक कम आर्गुमेंट दे रहे ना अपन यहाँ पर। ये देखिए मैंने रन किया तो देखिए पहला वाला चल गया, लेकिन दूसरे वाले में एरर क्या दे रहा है, देखिए मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सी के लिए अपन ने एक आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, दिया नहीं ना, कम दिया, वो बोल रहा है मिसिंग। हाँ कैसे, जेड हटा दे, मतलब जेड का है, अरे वो तो फंक्शन का नाम है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, नाम तो अपन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए तो वो एरर दे रहा है अपने को। अगर मैं मान लीजिए 1 आर्ग्यूमेंट देता हूँ, चलिए मैंने 1 दे के देखा, तो भी क्या होगा, एरर आएगी। ये देखो बोलेगा इस बार 2 आर्ग्यूमेंट में से XYZ मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी और सी के लिए, दोनों के लिए नहीं। अगर मैं एक भी पास नहीं करूँ तो तब भी एरर देगा, वो 3 आर्ग्यूमेंट बेस बताएगा, दिखाई दे रहा है, ए बी सी तीनों आर्ग्यूमेंट क्या है, मिसिंग है इसके अंदर। क्लियर हुआ इतना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे फंक्शन को, तो हम चाह रहे हैं कि उसके पास पहले से कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो। अगर इधर से हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ क्या करें,
वर्क परफॉर्म करें। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, कि हमारे फंक्शन को पहले से क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, जब फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तभी मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ए बी और सी। क्लियर हुआ इतना? वैल्यू दे दी मैंने तीनों की क्या दे दी मैंने, वैल्यू। अब पहले में तो देखिए मैं यहाँ पर चलिए वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, यहाँ कर दिया 90, 23 और 54। अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ भी वैल्यू दी और यहाँ भी वैल्यू दी, तो अभी जब मैं कॉल करूंगा तो वो पास्ड वैल्यू लेगा, जो अपन ने यहाँ पास की, ये वाली नहीं लेगा। ये वाली कब लेगा वो, जब उसके पास यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग होगी तब। क्लियर हुआ इतना? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि we can give a default value to the function if we don't supply any argument, so it takes default value। अगर नहीं सप्लाई करेंगे अपन तो वो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी वो लेगा। बट अभी तो हमने सप्लाई की है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी 90, 23 और 54 दिख रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, अगले वाले में एक आर्ग्यूमेंट कम पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे लाइक 35, 67 दो पास करी, अब एक कम पास किया, तो वो सी के लिए वैल्यू कौन सी लेगा फिर, वो 30। मतलब यहाँ से 35 और 67 तो आएगा, बट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ये देखिए दिखाई दे रही। लेकिन अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर एक भी वैल्यू पास नहीं करूँगा, ये सपोज दैट एक ही करता हूँ, 34 कर दिया, तो पहली वैल्यू 34 और दूसरी 20 और 13, ये देखिए दिख रहा है, चल रहा है ना फंक्शन अभी भी। और अगर एक भी नहीं करेंगे पास तब भी वो चलेगा फंक्शन अपना, एक भी नहीं पास करेंगे तब भी वो चलेगा। तो इस बार तीनों वैल्यू वो कहाँ से लेगा, उस फंक्शन से। दिख रहा है वो जो वैल्यू दे रखी थी अपन ने, तो वो इसमें लिखा है कि इफ़ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा अगर कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं किए, अदरवाइज पास्ड वैल्यू, और अगर दिए तो फिर वो पास वाली वैल्यू लेगा जो अपन ने पास की है। क्लियर हुआ इतना? तो ये कंसेप्ट होता है अपना डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। बट इसका एक रूल है जो अपने को याद रखना है, ऐसे हम कहीं भी दे नहीं सकते डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का रूल ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कि वंस वी हैव गिविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, सो ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट must contain a default value। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, FAULT, ठीक है, एक बार आपने क्या करा, फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी, वंस वी हैव गिविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, यदि हमने किसी फंक्शन को क्या दिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी, तो सो ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो बाकी के जितने भी आर्ग्यूमेंट है सब में देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने ए में दी है तो बी और सी में देना क्या है, मैंडेटरी है ना। अगर सपोज दैट मैंने ए में दी और बी और सी में नहीं दी तो यहाँ पर एरर आएगी। देखो क्या आएगी, एरर दिखा रहा, बी के यहाँ अंडरलाइन दिखा रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्या है, एरर है। मतलब जहाँ से आपने दी उसके बाद के सारा आर्ग्यूमेंट में देनी। अगर ए में दी है तो आप सोच लो कि बी में देते सी में ना दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, वैल्यू तो नहीं, वैल्यू अपने हिसाब से, वैल्यू तो आप पाइथन कोई सी भी अलाउ कर लेगा। देखिए ए में दे दी, बी में दी, अब सी के लिए एरर आ रही, मतलब जहाँ से दी उसके बाद के सभी में देनी। अगर मान लो मैं ए में नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल चाह रहा हूँ बी में देना है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर बी में दी है तो उसके बाद के सभी में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी। ये वाला करेक्ट है। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने बी में दी है तो उसके बाद के सही में तो दी, सी में भी दी अपन ने। मतलब जहाँ से स्टार्ट की उसके बाद के सारे आर्ग्यूमेंट में क्या होनी चाहिए, एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी ही चाहिए। ए का चलेगा, ए में नहीं दी मतलब कोई इशू नहीं, बट जहाँ से दी उसके बाद में तो सब में देनी पड़ेगी अपनी। क्लियर हुआ? ए में क्या आएगा यदि नीचे अपन कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, ये वाले में एरर देगा, ये वाला चल जाएगा, ये वाले में एरर देगा। देखिए अभी तो चलेगा फंक्शन अपना, सारे चलेंगे। देखिए दिखाए चल रहे सारे। लेकिन अगर एक भी पास नहीं करता हूँ, एक तो मैंडेटरी होगी आपको देना, अब इसके लिए आएगी एरर, क्योंकि एक वैल्यू देनी पड़ेगी ना। दे देगी, दे रही है 1 मिसिंग, ए के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ऐसा है, तो मतलब जहाँ से आपने देना स्टार्ट किए उसके बाद के सभी में हमको क्या देनी पड़ेगी, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ेगी। क्लियर हुआ इतना? तो ये रूल है, बस ये रूल याद रखना है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद अपना चैप्टर, जिसका नाम है क्या, स्ट्रिंग। क्या नाम है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है, देखिए स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होती है, कैरेक्टर्स का सेट। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, लाइक
कोई वर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या फिर कोई सेंटेंस हो सकता है, या फिर कोई पैराग्राफ हो सकता है, आ रहा समझ में, या फिर इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, यानी कि तो वो सारे ही क्या कहलाएंगे, अपने स्ट्रिंग कहलाएंगे। क्लियर हुआ, क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे। कोई वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर अल्फ़ाबेट, ये सब क्या होंगे हमारे लिए स्ट्रिंग होंगे। तो स्ट्रिंग की अगर बात करें तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, जैसा आप लिख सकते हो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनेगा। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर स्ट्रिंग की अगर बात करें तो स्ट्रिंग में होते हैं क्या, इंडेक्सेस होते हैं, क्या होते हैं, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। अब ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो अपन स्ट्रिंग का पहले तक PDF ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा, इसमें इंडेक्स दिखेगा यहाँ पर। इंडेक्स दो तरीके से दिख रहे हैं, एक फॉरवर्ड एक और बैकवर्ड, है ना। अब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, जैसे पाइथन लिखा है PYTHON। अब क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है पूरा का पूरा वर्ड या सेंटेंस एक साथ स्टोर नहीं होता है, वो अलग अलग कैरेक्टर को स्टोर करता है। दिख रहा है, पाइथन के अंदर P अलग ब्लॉक में स्टोर हुआ है, Y अलग ब्लॉक में स्टोर हुआ है, T अलग ब्लॉक में स्टोर हुआ है। ऐसे सारे जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो सब अलग अलग ब्लॉक के अंदर क्या हुए हैं, स्टोर हुए हैं। क्लियर है इतना। अब मैं बात करूँ अगर इसकी इंडेक्सिंग की, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जीरो से। कहाँ से, जीरो से। मतलब ये जो इंडेक्स है वो जीरो, इसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलेगा। और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग की वो पीछे से स्टार्ट होगी, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगी, -1 से। तो -1, -2, -3, -4। मतलब कि अगर बात करें कि P, जैसे P है तो P का जो फॉरवर्ड इंडेक्स है वो तो जीरो है, लेकिन बैकवर्ड इंडेक्स देखेंगे तो क्या है, -6 है। क्लियर हुआ इतना। फॉरवर्ड इंडेक्स कौन सा हो गया इसका, जीरो, लेकिन बैकवर्ड कौन सा हो गया, -6। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस n की, तो इसका जो बैकवर्ड इंडेक्स है वो तो क्या है, -1, और फॉरवर्ड की अगर बात करें तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, देखिए एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं कोई स्ट्रिंग ले रहा हूँ, नेम लिखा मैंने, पाइथन वही लिख देते हैं अपन, ठीक है। नेम के अंदर क्या लिया अपन, एक स्ट्रिंग लिया पाइथन, और उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट नेम ऑफ, नेम का कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है मेरे को, थर्ड इंडेक्स प्रिंट करना है। कौन सा, थर्ड। तो थर्ड कौन सा होगा, पहला वाला 0, 0, 1, 2, 3, तो H आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका इंडेक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ, ऐसा ही आप राउंड ब्रैकेट लगा दो, एरर दे देगा। इंडेक्स को हमेशा कैसे लिखना है, अपने को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर इसके बाद अपन चले आगे, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ अगर -3 को, तो बताइए क्या प्रिंट होगा, -3। अब क्या प्रिंट होगा, H E O H ही होगा कि -1, -2, -3 दोनों टाइम में क्या आएगा, H ही आएगा मेरे पास। क्लियर हुआ इतना। और अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, एक लिखा मैंने नेम ऑफ वन इंडेक्स, और इसी के आगे अपन चलते हैं, कॉमा लगा के लिख देते हैं नेम ऑफ -1 इंडेक्स। अब बताइए क्या होगा, Y और N, Y और N, YN दिखाई दिया। क्लियर हुआ इतना। तो ऐसे इंडेक्स होता है इसके अंदर, अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग ऐसा है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिखा है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को मिला करके क्या बनी है आपकी, एक स्ट्रिंग बनी है ना। तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स का जब बंच इकट्ठा हुआ एक साथ, तब जाके क्या बनी, वो एक स्ट्रिंग बनी। क्लियर हुआ इतना। यानी स्ट्रिंग इज अ, बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स का क्या है वो कलेक्शन। ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी हो सकता है। क्लियर हुआ इतना। आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब देखिए स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात करें अपन, ये पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ कि जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, मतलब चेंज नहीं हो सकती। जो चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल होती है, लेकिन जो चेंज नहीं हो सकता वो इम्यूटेबल है। क्लियर हुआ था। तो स्ट्रिंग जो होती है वो कैसी होती है, इम्यूटेबल। मतलब कि एक बार आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी और आप चाह रहे हो कि हमको पाइथन के सपोज दैट किसी कैरेक्टर में कोई चेंजेस करना है, मैं पाइथन का चाह रहा हूँ कि जैसे पी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, पी की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स में मुझे कोई वैल्यू बदलनी है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, कॉपी, नीचे जाते हैं,
और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे नेम के कौन से वाले इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में p की जगह क्या चाहिए, r चाहिए। क्या चाहिए, r चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, 0 इंडेक्स पे क्या चाह रहा हूँ, r, और r एक स्ट्रिंग है तो उसको डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर मैं प्रिंट कराने जाऊँ अपने स्ट्रिंग को, देखिए तो यहाँ पर मेरे पास आएगी एक एरर, ये देखिए दिखाई दे रहा है, आई क्या बोल रहा है, str इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। स्ट्रिंग के अंदर हम आइटम को दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, इसके अंदर आइटम असाइन नहीं होगा आपका, है ना। मतलब एक बार जो स्ट्रिंग बना दी वो इम्यूटेबल है तो उसमें चेंजेस अपन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। यानी आपको अगर ऐसा कुछ RYTHONG तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी फिर से, यानी बनी हुई स्ट्रिंग के अंदर अपन चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। जैसे यहाँ शाम में 0 इंडेक्स को करने की कोशिश करी तो उसने क्या दिया, एरर दिया, वही वाला, नेम ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम लूप के थ्रू एक्सेस करें तो देखिए कैसे करेंगे, इनिशियलाइजिंग प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग, तो उसको करने के लिए अपन एक यहाँ पर नेम लेते हैं, नेम के अंदर क्या लिया अपन ने, यहाँ लिख दिया अपन ने पाइथन, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एक्स एक वेरिएबल लिया, एक्स इन क्या कर दिया मैंने, या 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। फॉर एक्स इन और पाइथन लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, फॉर एक्स इन पाइथन, और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स को। किसको प्रिंट कराया अपन ने, एक्स को। तो इससे होगा क्या, देखिए अब आपको पता है कि जो पाइथन है वो स्टोर कैसे होता है, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर जाके एक्स में स्टोर हो जाएगा पहले, और एक्स प्रिंट होगा, मतलब पहले पी प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, वाई, फिर THON। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा, ये देखिए दिख रहा है ना। जितनी बार बोल, जितने कैरेक्टर थे उतने टाइम क्या चला, लूप चला अपना। क्लियर है, 6 कैरेक्टर थे मोस्टली इसमें, है ना। तो 6 टाइम क्या हुआ अपना लूप चला, तो वो पहले PX के अंदर गया, फिर प्रिंट हुआ, फिर YX के अंदर गया, फिर H गया, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर क्या हुआ हमारे प्रिंट हुए। इतने में कोई डाउट किसी को,